वेलकम टू अनदर सेशन ऑफ एथिकल हैकिंग गाइस। आई एम मंजीत रावत, योर ऑनलाइन इंस्ट्रक्टर। आज इस वीडियो में हम आपको गाइड करने वाले हैं नेटवर्किंग की कुछ और इम्पोर्टेंट सर्विसेज के बारे में, कुछ इंपॉर्टेंट टूल्स के बारे में बात करेंगे। बिकॉज यू नो दैट जब भी हम साइबर सिक्योरिटी की बात करते हैं या एथिकल हैकिंग की बात करते हैं, तो जो बेस है, जो मीन्स आप बोल सकते हो बैकबोन है अपने एथिकल हैकिंग से रिलेटेड कंटेंट को समझने के लिए, वो है नेटवर्किंग। मीन्स अगर आपका नेटवर्क का पार्ट या नेटवर्क का डोमेन प्रॉपर तरीके से आपको समझ में आता है, नेटवर्क की सर्विसेज आपको क्लियर है, तो डेफिनेटली आप इथिकल हैकिंग या साइबर सिक्योरिटी में किसी भी इन्वायरमेंट को प्रॉपर तरीके से प्रोटेक्ट कर सकते हैं। राइट, अभी तक हमने इसमें 2 वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं, ये थर्ड वीडियो है और इस पर्टिकुलर वीडियो में हम आपको गाइड करने वाले हैं वन ऑफ इंपॉर्टेंट सर्विसेज डीएससीपी, डीएनएस, नैट एंड पैट के बारे में। ये जो सर्विसेज हैं मीन्स विच इज़ रियली इंपॉर्टेंट फॉर एवरीवन, क्योंकि कहीं ना कहीं जब आप फायरवॉल कॉन्फ़िगर करते हैं या फिर राउटर या स्विचेस कॉन्फ़िगर करते हैं, तो उस केस में इन सब की बहुत ही ज़्यादा वैल्यू होती है। यू मस्ट नीड टू नो अबाउट कि कैसे इनको सेटअप किया जाता है। एक एक स्टेप के बारे में बात करेंगे प्रैक्टिकली। पहले कॉन्सेप्ट समझते हैं, उसके बाद फिर हम इन्हीं का इस्तेमाल करके प्रैक्टिकल को इम्प्लीमेंट करेंगे। बेस से स्टार्ट करते हैं। जैसे सबसे पहला जो टॉपिक है अपने पास, वो है डीएचसीपी। एज पर द नेम सजेस्ट, डीएचसीपी की बात करें तो डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। यू नो दैट ये भी एक तरीके का प्रोटोकॉल है जिसकी मदद से आप एन नंबर ऑफ डिवाइसेस को या एन नंबर ऑफ कंप्यूटर्स को प्राइवेट आईपी एड्रेस डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। बिकॉज यू नो दैट जब भी हम सिस्टम की बात करते हैं, या तो आप मैनुअल उसमें आईपी कॉन्फ़िगर करते हैं, या फिर विद द हेल्प ऑफ डीएचसीपी आप उन सिस्टम को आईपी एड्रेस प्रोवाइड कर सकते हैं। बिल्कुल बेस से स्टार्ट करेंगे। डीएससीपी के केस में ये जो पोर्ट है 67 और 68 पे काम करता है। एंड यू नो दैट लॉजिकल पोर्ट जो हमने कल डिस्कस किया था कि 65,535 लॉजिकल पोर्ट्स के आसपास रहते हैं अपने पूरे नेटवर्क इन्वायरमेंट में। तो 65 67 68 ये जो लॉजिकल पोर्ट्स है आपके डीएससीपी के केस में काउंट होगा। 67 आपका क्लाइंट के लिए और 68 जो है आपके सर्वर्स के लिए यूटिलाइज होता है। बिकॉज यू नो दैट कि जब भी हम फायरवॉल वगैरह सेटअप करते हैं, अगर आपकी डीएससीपी सर्विस, आपका डीएससीपी सर्वर या जहाँ पे भी आपने डीएससीपी सर्विस को कॉन्फ़िगर कर रखा है, अगर उसके थ्रू आईपी एड्रेस डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रही, तो आपको अपने फायरवॉल में ये पोर्ट एक्टिवेट करनी चाहिए। क्लियर। अब क्वेश्चन ये है कि डीएससीपी जो सर्विस है वो किस तरीके से इम्प्लीमेंट होता है और किस तरीके से ये टास्क परफॉर्म करता है, किस तरीके से एक हैकर या अटैकर इनके जरिए एंट्री करता है अपने इन्वायरमेंट में। तो पहले समझ लेते हैं डीएससीपी सर्विस को इम्प्लीमेंट करने का तरीका। सर्वर के थ्रू डीएससीपी सर्विस इम्प्लीमेंट होती है। जो हम वाईफाई रूटर इस्तेमाल करते हैं, जो हम नॉर्मली घर पे जो इस्तेमाल करते हैं वाईफाई रूटर, इसके जरिए भी डीएससीपी सर्विस को इन्वॉल्व किया जाता है। सेकेंड, अगर हम बात करें जो अपने पास फायरवॉल है, यस, फायरवॉल के थ्रू भी डीएससीपी सर्विस को इम्प्लीमेंट किया जा सकता है या किया जाता है बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन में। तो पहले तो हम अंदाज़ा लगा लेते हैं, पहले तो हम ये क्लियर कर लेते हैं कि कौन कौन सी सर्विसेज हैं जो डीएससीपी की सर्विस को इम्प्लीमेंट करने का काम करते हैं। 67 एंड 68 ये अपने पास लॉजिकल पोर्ट्स की डिटेल हो गई। ठीक है, वो लॉजिकल पोर्ट जो हमारी मदद करते हैं प्रोटोकॉल को एग्जीक्यूट करने के लिए। सर्वर के जरिए डीएससीपी को एग्जीक्यूट किया जा सकता है। ठीक है, वाईफाई रूटर जो हम घर पे इस्तेमाल करते हैं, उस वाईफाई रूटर को के जरिए भी डीएससीपी सर्विस एग्जीक्यूट की जाती है। अगर आपने फायरवॉल इस्टेब्लिश कर रखा है इन्वायरमेंट के अंदर, तो यस, फायरवॉल के जरिए भी सर्विस का एग्जीक्यूशन होता है। वी आर एबल टू डिस्ट्रीब्यूट द सर्विसेज विद द हेल्प ऑफ फायरवॉल या फिर सिस्को राउटर। एक तो रूटर हुआ, एक अपने पास सिस्को रूटर भी होता है जिसके जरिए आप डीएससीपी की सर्विस को एग्जीक्यूट कर लेते हैं। राइट, तो सर्वर के थ्रू में भी चांसेस कम है, क्योंकि अब मोस्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन प्रीफर टू कॉन्फ़िगर फायरवॉल। ज़्यादातर ऑर्गेनाइजेशन में फायरवॉल रहते हैं, तो डीएचसीपी की जो सर्विस है वो फायरवॉल के जरिए एग्जीक्यूट की जाती है। ठीक है, तो फायरवॉल भी हमें ऑप्शन प्रोवाइड करता है। ठीक है, और L3 स्विचेज हैं, तो अगर आपके पास L3 स्विचेज है तो यस, L3 स्विचेज भी डीएचसीपी सर्विस को कंटेन करके रखता है। ठीक है, और ये हो गया अपने पास रूटर, जो जो हमारा सिस्को रूटर होता है, हम उसकी बात कर रहे हैं, वाईफाई की बात नहीं कर रहे हैं। इन सभी में से किसी भी एक पर्टिकुलर डिवाइस को सेलेक्ट करके आप डीएचसीपी सर्विस को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। डीएचसीपी सर्विस कॉन्फ़िगर होते ही जो आपके पास नंबर ऑफ डिवाइसेस हैं अवेलेबल, उन सब को मैनुअल की जगह पे आप ऑटोमेटिक आईपी एड्रेस असाइन कर देते हैं। ये सेम ही स्विच से कनेक्ट होने चाहिए, जो प्री रिक्विजिट है कि सेम स्विच से कनेक्ट होने चाहिए। कोई भी एक डीएचसीपी सर्वर आप इस्टेब्लिश करेंगे,
इट में बी सर्वर, इट में बी फायरवॉल, इट में बी सिस्को रूटर, कहीं पे भी एक जगह आप डीएचसीपी की रेंज डिसाइड कर देंगे कि इतने से इतने तक की डीएचसीपी, इतने से इतने तक की रेंज हम इस्टेब्लिश करते हैं और उसको हम डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं। चलिए, क्लियर। अब बात ये आती है कि इसमें डीएचसीपी के जरिए एक हैकर, एक अटैकर कैसे एंट्री करता है। तो आप कोशिश, अब आई होप यू नो अबाउट जो इन्वायरमेंट में डीएस स्विचेस वगैरह लगी रहती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, उसको फिजिकली लॉक करके रखा जाता है। इसको फिजिकली लॉक करके रखा जाता है, इसकी प्रॉपर की होती है और प्रॉपर एक्सेस कार्ड होते हैं। मीन्स हाई सिक्योरिटी की बात करें कि ऐसे कोई भी इस पर्टिकुलर स्विच को ओपन नहीं करेगा बिना ऑथोरिटी के। बिकॉज होता क्या है ना कि अगर किसी ने भी इसमें केबल लगा दिया, ठीक है, वायरलेस के केस में तो उसको वाईफाई मिल जाएगा जिसमें आप पासवर्ड प्रोटेक्शन लगा सकते हैं। मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं वाईफाई के केस में सिक्योरिटी के लिए, बट स्विच के केस में केबल के जरिए अगर किसी ने भी, एक अननोन पर्सन ने अपने लैपटॉप को यहाँ पे केबल पे लगा दिया, पॉसिबिलिटी कम है बट यू शुड नो अबाउट साइबर सिक्योरिटी। एज ए साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट आपको ये समझना पड़ेगा, या आपको एज्यूम करना पड़ेगा कि ऐसे भी चांसेस हो सकते हैं, तो कहीं पे भी हम रिस्क नहीं लेंगे, इस पर्टिकुलर डिवाइस को ब्लॉक करके रखेंगे, फिजिकली ब्लॉक करके रखेंगे। अगर किसी ने इस डिवाइस को कनेक्ट कर दिया केबल के जरिए, तो डेफिनेटली डीएचसीपी के पास से एक आईपी एड्रेस इसको असाइन हो जाएगी। और आईपी एड्रेस असाइन होने का मतलब कि ये जितने भी कंप्यूटर हैं इन सब से ये कम्युनिकेट कर सकता है, राइट। आई डोंट नो अबाउट कि इनका पासवर्ड पता है या नहीं, लेकिन अगर ये सेम नेटवर्क में आ गया तो कोई भी एन नंबर ऑफ मेथड है इन सिस्टम के पासवर्ड को निकालने के। अगर हम नेटवर्क में एंट्री कर लेते हैं, इनका पासवर्ड कितना भी आप स्ट्रांग रख लीजिए, एन नंबर ऑफ ऑप्शन हैं इसके पासवर्ड को कैप्चर करने के लिए। तो ये बात होगी डीएचसीपी जो ऑटोमेटिक आईपी एड्रेस प्रोवाइड करता है हमारे डिवाइसेस को। आईपी एड्रेस, ऑटोमेटिक आईपी एड्रेस प्रोवाइडर बोल सकते हो आप इसको, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा डीप की बात करें सर्वर के केस में, तो हमारे पास जो सिस्टम एडमिन का की प्ले लिस्ट है, आप एक बार गो थ्रू करिए, उसमें हमने सारी चीज़ें प्रैक्टिकली डिस्क्राइब की है। आप उसमें चेक कर लेना, माई बटन में इसका या फिर डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी प्रोवाइड कर देंगे ताकि आप आसानी से समझ सकें चीज़ों को, ठीक है। ये हो गई बात अपने पास डीएचसीपी के। अब बात करते हैं डीएनएस की, ठीक है। तो डीएनएस क्या है? डीएनएस को हमें दोनों तरीके से समझना है। डीएनएस क्या है? डोमेन नेमिंग सिस्टम या डोमेन नेमिंग सर्वर। आप सर्वर भी बोल सकते हैं, डोमेन नेमिंग सिस्टम भी बोल सकते हैं। काम क्या होता है इसका? नेम टू आईपी, आईपी टू नेम, ये सभी को पता है, राइट। कभी भी हम किसी भी वेबसाइट को होस्ट करते हैं, ठीक है, डीएचसीपी के यूसेज की बात करें तो एक डीएनएस लोकल में इस्तेमाल किया जाता है जो आप अपने सर्वर मशीन पे यूज़ करते हैं। एन नंबर ऑफ क्लाइंट्स हैं, एन नंबर ऑफ डिवाइसेस आपने कनेक्ट कर रखे हैं। इनके बीच में नेम को रिजॉल्व करने के लिए आप क्या करते हैं, अपने सर्वर मशीन पर डीएनएस की सर्विस को इंस्टॉल कर देते हैं, ठीक है। और ये डीएनएस सर्विस का जो लॉजिकल पोर्ट है वो है 53। ये हमें पता होना चाहिए क्योंकि जब आप रूटर वगैरह कॉन्फ़िगर करेंगे या फिर फायरवॉल वगैरह कॉन्फ़िगर करेंगे तो आपको पता होना चाहिए किस पोर्ट को अलाउ करना है, किसको डिनाई करना है। डीएनएस का काम क्या होता है? नेम रेजोल्यूशन, जो आपके नेम टू आईपी, ठीक है, और अगेन आईपी टू द नेम, ये दोनों साइड कन्वर्जन करता है, ठीक है। क्योंकि आईपी चेंज होने के बावजूद भी अगर नेम सेम रहा तो आप कम्युनिकेशन कर सकते हैं। ये तो हो गया प्राइवेट डीएनएस की बात कर ली हमने, जो आप लोकल नेटवर्क इन्वायरमेंट में इस्टेब्लिश करते हैं। अब बात करते हैं हम पब्लिक डीएनएस की। तो पब्लिक क्या है? जैसे कोई वेबसाइट आप होस्ट करना चाहते हैं, कोई एप्लीकेशन आप होस्ट करना चाहते हैं, तो डेफिनेटली आपकी जो वेबसाइट है या जो एप्लीकेशन है वो, उसके लिए आप क्या करेंगे, एक पर्टिकुलर डोमेन नेम जो प्रोवाइडर हैं उनसे आप परचेज करेंगे। दिस इज़ द प्राइवेट डीएनएस के बारे में हुई बात। अब हम बात करते हैं पब्लिक डीएनएस के केस में। तो पब्लिक डीएनएस क्या है? यू नो दैट जब भी आप अपनी वेबसाइट को होस्ट कराते हैं, राइट, किसी भी प्रोवाइडर के थ्रू या क्लाउड के जरिए अगर आप वेबसाइट को होस्ट कराना चाहते हैं तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? आपको एक डोमेन परचेज करना होता है। एन नंबर ऑफ प्रोवाइडर्स आर अवेलेबल, मल्टीपल प्रोवाइडर्स यहाँ पे अवेलेबल हैं, लाइक एज आप godaddy.com से भी जा सकते हैं, आप नेम चीप का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप होस्ट गेटर का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। ये पॉपुलर प्रोवाइडर है, मीन्स यहाँ से जाके आप डोमेन परचेज करेंगे। लाइक इन माय केस आई एम गोइंग टू परचेज अ डोमेन विद नेम ऑफ क्लाउड कक्षा .in, ठीक है। और इस क्लाउड कक्षा .in का डोमेन हमने परचेज किया है मे बी godaddy.com से।
अब क्या होगा, जब आप कोई वेबसाइट या एप्लीकेशन होस्ट करेंगे, मान लीजिए आप कोई वेबसाइट होस्ट करना चाहते हैं एक वेब सर्वर के जरिए, या कोई एक एप्लीकेशन सर्वर इस्टेब्लिश करना चाहते हैं, एप्लीकेशन होस्ट करना चाहते हैं, तो आपके सर्वर की एक आईपी एड्रेस होगी। वी डोंट वांट टू डिस्ट्रीब्यूट द आईपी एड्रेस, तो इस आईपी एड्रेस को हम नेम में कन्वर्ट करेंगे, और वो नेम क्या होगा, हमारा पब्लिक डीएनएस। जो भी हम वेबसाइट ओपन करते हैं वो हमारा पब्लिक डीएनएस के थ्रू आता है, राइट। इसकी भी वीडियो प्रैक्टिकली सर्वर के केस में डीएनएस कैसे मैनेज किया जाता है ऑलरेडी अवेलेबल है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। अभी केवल आपको कॉन्सेप्ट समझना है, बिकॉज आर एजेंडा टू अंडरस्टैंड अबाउट द एथिकल हैकिंग कंटेंट। तो अभी हम यहाँ पे बात कर रहे हैं सिर्फ बेसिक सा। नेट और पैट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। IPv4 के केस में दो इंपॉर्टेंट सर्विसेज रहती है, नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेटर और दूसरा होता है पोर्ट एड्रेस ट्रांसलेटर। ये हर एक नेटवर्क इंजीनियर के लिए, हर एक एथिकल हैकर के लिए, हर एक साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट के लिए पता होना चाहिए कि नेट पैट काम कैसे करता है। बहुत ही बेसिक सा फंडा है। ये हमने वाईफाई रूटर लगाया फॉर एग्जांपल, और माई वाईफाई रूटर इज़ कनेक्टेड विद मल्टीपल डिवाइसेस। एक लैपटॉप से जुड़ा है, दूसरा टैबलेट से मैंने जोड़ रखा है, एक मोबाइल फ़ोन भी इससे कनेक्टेड है, राइट। एक डेस्कटॉप भी जुड़ा हुआ है, राइट। एन नंबर ऑफ डिवाइसेस आर कनेक्टेड विद सेम वाईफाई रूटर, ठीक है। ये वाईफाई से कनेक्टेड है या वायर्ड से कनेक्टेड है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि दोनों के केस में सेम एक्टिविटी होगी। एज यू नो दैट हमने एक ISP परचेज किया है, नॉट परचेज किया है, एक ISP हमने एक्सेस कर रखा है। इट मे बी एयरटेल या BSNL, कोई सा भी हो सकता है। आई एम टॉकिंग अबाउट द इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ISP, जिसके थ्रू हमें इंटरनेट मिलता है। थिंक अबाउट इट, जब भी आप इंटरनेट कनेक्ट करते हो ना, तो आपको सिर्फ एक पब्लिक IP एड्रेस मिलती है। अगर हम यहाँ पे आपको दिखाएं व्हाट्स माई IP, ठीक है, दिस इज माई मैक ऑपरेटिंग सिस्टम, 122.162 समथिंग के आसपास IP मिल रही है हमें। यहीं पे मैं अब विंडोज़ को कनेक्ट करके देखता हूँ, दूसरा कंप्यूटर, दूसरा डेस्कटॉप है मेरे पास। तो अगर इसकी पब्लिक IP एड्रेस देखेंगे तो दोनों की सेम IP एड्रेस मिलेगी। ओपन कर लेते हैं ब्राउज़र, व्हाट्स माई IP, यहाँ पे भी टाइप करते हैं तो आप देखिए 122, 162, 146, 170, सेम IP एड्रेस आपको मैक में भी, सेम IP एड्रेस आपको विंडोज़ में भी, इवन अगर हम मोबाइल में भी चेक करेंगे तो यही पब्लिक IP एड्रेस असाइन होगी। अब ये कैसे पॉसिबल है कि एक पब्लिक IP एड्रेस के ज़रिए मल्टीपल डिवाइसेस को हम इंटरनेट दे सकें। हमें यहाँ पे इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जो है वो एक पब्लिक IP एड्रेस प्रोवाइड करता है, ठीक है। कुछ भी हो सकता है वो, और ये यूनिक रहता है वर्ल्ड वाइड, कहीं दूसरी जगह पे इसका इस्तेमाल नहीं होगा। 122, 164, 170, कुछ भी हो सकता है, 64, ठीक है। ये हमारी पब्लिक IP एड्रेस है। अब मल्टीपल डिवाइसेस हैं, अभी तो दो तीन कंप्यूटर, दो लैपटॉप, एक डेस्कटॉप, दो मोबाइल फ़ोन, एक टैबलेट, एक स्मार्ट टीवी, ठीक है ना। तो अब इन जो डिवाइसेस है ना, इन सभी को प्राइवेट IP एड्रेस असाइन हुई है। दैट्स वाई हमने आपसे बताया था कि पब्लिक और प्राइवेट के बीच में आपको गैप पता होना चाहिए। पब्लिक IP एड्रेस में एक को 10 मिल गया, एक को 13 मिल गया, ठीक है ना, या किसी को 15 मिल गया, लाइक दैट। वो रैंडम जो है DHCP के ज़रिए ये शेयर कर देगा। अब नेट कम इनटू द पिक्चर, क्योंकि अगर आपको एक ही पब्लिक IP एड्रेस से मल्टीपल सिस्टम को जोड़ना है तो यहाँ पे क्या आएगा, नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेटर। इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, एक पब्लिक IP एड्रेस को मल्टीपल प्राइवेट IP एड्रेस में ट्रांसलेट करता है, ना कि कन्वर्ट करता है, ठीक है। ट्रांसलेट करने का काम करता है, ताकि आपके पास जो मल्टीपल डिवाइसेस हैं जो अलग अलग प्राइवेट IP एड्रेस कंटेन कर पाएँ, और इस मेथड के ज़रिए हम मल्टीपल सिस्टम में एक ही इंटरनेट कनेक्शन से मल्टीपल मशीन को इंटरनेट प्रोवाइड करता है। दिस इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ नेट। पैट उससे भी ज़्यादा आसान है समझना। आप समझो, यहाँ पे ये बैकएंड है, यहाँ पे याहू ने अपना सर्वर लगा रखा है, ठीक है। यहाँ जीमेल ने अपना सर्वर इस्टेब्लिश कर रखा है, ठीक है। यहाँ पे गूगल ने अपना सर्वर इस्टेब्लिश कर रखा है। जाहिर सी बात है, सब लोग अपना डिफरेंट डिफरेंट सर्वर इस्टेब्लिश कर रखे हैं बैकएंड में। यहाँ पे फेसबुक ने अपना सर्वर इस्टेब्लिश कर रखा है। और आप देखो कि इन सभी वेबसाइट को, अभी तो हमने 4 ही मेंशन किए हैं, एन नंबर ऑफ वेबसाइट को आप एक ही कंप्यूटर से कैसे एक्सेस कर पाते हैं। थिंक अबाउट इट ना।
कि ठीक है सिस्टम ये एक है, आइडेंटिफिकेशन एक है, मैक एड्रेस एक है, आईपी एड्रेस एक है, तो ये याहू भी ओपन कर रहा है, जीमेल भी ओपन कर रहा है, गूगल भी ओपन कर रहा है, फेसबुक भी ओपन कर रहा है, विच इज़ रियली डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। तो इस प्रॉब्लम से बचने के लिए, कॉन्फ्लिक्शन से बचने के लिए, रिक्वेस्ट को डिवाइड करने के लिए कि हाँ आप याहू मेल ही ओपन करना चाहते हैं, जी मेल भी ओपन करना चाहते हैं, या फिर गूगल ही ओपन करना चाहते हैं, तो जब आप अपने सिस्टम के ऊपर, क्योंकि इसमें दो ही चीज़ें हैं, पब्लिक आईपी फिक्स है, ठीक है, यह पब्लिक आईपी एड्रेस आपकी सिंगल है, प्राइवेट आईपी एड्रेस फिक्स है आपके सिस्टम के लिए। जब भी आप सिस्टम से कुछ ओपन करने की कोशिश करेंगे, तो आपका जो सिस्टम है एक रिक्वेस्ट जनरेट करेगा, वो रिक्वेस्ट आपके सर्वर पे जाएगी, तब आपको रिप्लाई मिलेगा, तब याहू पेज ओपन होगा या फेसबुक पेज ओपन होगा। अब मल्टीपल वेबसाइट हम एक ही पैनल में ओपन कर लेते हैं, गूगल भी ओपन कर लिया, यूट्यूब भी ओपन कर लिया, याहू मेल भी ओपन कर लिया, और अपना फेसबुक भी ओपन कर दिया। वो किसकी मदद से होता है? वो पैट की मदद से होता है, पोर्ट एड्रेस ट्रांसलेटर। होता क्या है ना, जब आप याहू ओपन किए, ठीक है, तो इसके बैकएंड में ऑटोमेटिक एक 4455 एक लॉजिकल पोर्ट अपने आप सेट हो जाएगा। जीमेल ओपन किया, इसको कोलन में 66 एंड 77 इस तरीके से लॉजिकल पोर्ट ओपन हो जाएंगे। तो ये जो पोर्ट है ना, इस पोर्ट नंबर के थ्रू आइडेंटिफाई होता है कि आप याहू ओपन करना चाहते हैं, जीमेल ओपन करना चाहते हैं, या फेसबुक ओपन करना चाहते हैं। तो नेट इज अ नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेटर, पैट इज अ पोर्ट एड्रेस ट्रांसलेटर, जिसकी मदद से एक ही कंप्यूटर, एक ही ब्राउजर पे आप मल्टीपल वेबसाइट ओपन कर पाते हैं। पैट को अगर पिक्चर से हटा दिया जाए, तो हम एट ए टाइम एक ही वेबसाइट ओपन कर पाएंगे। उस वेबसाइट को जब तक क्लोज नहीं करेंगे, दूसरी वेबसाइट ओपन नहीं होगी। इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए पैट कम इनटू द पिक्चर। उम्मीद है कि आपको ये सारी चीज़ें प्रॉपर तरीके से समझ में आ गई होंगी। फिर भी अगर कोई डाउट है, फिर भी अगर कोई क्वेश्चन है, तो प्लीज़ लेट मी नो। हम कोशिश करेंगे आपको सोल्यूशन देने की। उम्मीद है कि आज के क्लास में जो भी चीज़ें हमने डिस्क्राइब की समझ में आ गई होगी। तो दैट्स इट, आज के लिए इतना ही। और प्लीज़ डू सब्सक्राइब योर टीच मी क्लाउड यूट्यूब चैनल, और साथ ही साथ मैंने एक और चैनल लॉन्च किया है क्लाउड कक्षा के नाम से, जिसमें हम टोटल हिंदी में क्लाउड से रिलेटेड और वर्चुअलाइजेशन से रिलेटेड वीडियो डालेंगे। क्योंकि इसमें क्या है कि मल्टीपल प्लेलिस्ट है, इंग्लिश में, हिंदी में, थोड़ा सा मिक्सअप हुआ है। तो क्लाउड कक्षा टोटली हिंदी सीरीज की हम वीडियोस उसमें अपलोड करेंगे, ताकि आप आसानी से प्रैक्टिकल कर सकें। तो आप उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, लिंक हम डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर देंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, टेक केयर एंड बाय बाय। विल कनेक्ट सून विद अनदर वीडियो। टेक केयर गाइस।